द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के चैप्टर 6 के बारे में बात करते हैं कि मार्क डगलस ने मार्केट को एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्यों कहा है। आइए जानते हैं। चैप्टर 6, मार्केट एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है। स्ट्रक्चर्ड सोशल एक्टिविटी के विपरीत, जिसमें बिगिनिंग और एंडिंग को डिफाइंड किया गया है और आपके बिहेवियर को गाइड करने के लिए कठोर रूल्स हैं। मार्केट एनवायरनमेंट लगातार बहने वाली नदी की तरह है, जिसकी कोई बिगिनिंग या एंडिंग नहीं है और लगभग कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक बार जब आप नदी में कूद जाते हैं तो वह किसी भी क्षण डायरेक्शन बदल सकती है। मान लीजिए जब आप इसमें कूदे थे तब यह नॉर्थ की ओर बह रही थी, हालांकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के यह साउथ की ओर बहना शुरू कर सकती है। यह उस पॉइंट तक अनस्ट्रक्चर्ड है जहां आप खेलने के लिए अपने स्वयं के सभी रूल बनाते हैं। ऐसा करने के लिए इसमें बहुत अधिक फ्रीडम होती है। आपको यह तय करना होगा कि आप कब और कितनी फोर्स से जंप करेंगे। यदि आप पहले से ही अंदर हैं तो आपके पास किसी भी समय लागू फोर्स को बढ़ाने या इसे कम करने का विकल्प है। ऐसे कोई रूल्स नहीं है जो आपको मार्केट के साथ बहने की अपनी इच्छित डायरेक्शन बदलने के लिए किसी भी क्षण बाहर निकालने से रोकते हैं, या आप बाहर निकल सकते हैं और बाहर रह सकते हैं। मार्केट तो बस चलती रहती है। एक स्ट्रक्चर्ड और अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में यह आवश्यक है कि आप अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए रूल्स बनाएं। आपको डेफिनेशन बनानी होगी और खुद को डायरेक्शन देनी होगी, अन्यथा आप बहुत अधिक संभावनाओं से अभिभूत महसूस करेंगे। इन रूल्स के बिना सबसे संभावित संभावनाओं में से एक यह है कि आप अपने लिए विनाशकारी नुकसान पैदा करेंगे। यहाँ बड़ी साइकोलॉजिकल समस्या यह है कि यदि आप अपने रूल्स बनाते हैं और उनके अनुसार खेलते हैं तो आपको अपने कार्यों के साथ साथ अपने कार्यों के रिजल्ट की भी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस हद तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसी हद तक आप इसे मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और इसके शिकार नहीं बन सकते हैं। सामान्य ट्रेडर डेफिनेशन और रूल बनाने से बचने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वह अपने ट्रेड के रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। यदि वह वास्तव में जानता है कि वह क्या करने जा रहा है और किन कंडीशंस में, तो उसके पास अपने परफॉर्मेंस को मापने के लिए कुछ होगा जिससे वह खुद के प्रति जवाबदेह हो जाएगा। यह बिल्कुल वही है जो अधिकांश ट्रेडर नहीं करना चाहते हैं। इसके बजाय वे मार्केट के साथ अपने रिश्ते को कुछ हद तक मिस्टीरियस बनाए रखना पसंद करते हैं। यह ट्रेडर्स के लिए एक रियल साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स पैदा करता है, क्योंकि प्रभावी ढंग से ट्रेड करना सीखने का एकमात्र तरीका स्ट्रक्चर बनाकर स्वयं को जवाबदेह बनाना है, लेकिन जवाबदेही के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सामान्य ट्रेडर ट्रेडिंग से बेहताशा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसे इसे इस तरह से करना होता है कि वह जो करता है और उसके रिजल्ट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है, जिससे अगर चीजें संतोषजनक नहीं होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा जा सके। एक प्लान डेवलप करने के लिए आपको अपने प्लान की गहराई के रिलेटिव कुछ हद तक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना होगा। जब आप अपने ट्रेड का पहले से प्लान बनाते हैं तो आप भविष्य के बारे में अपना दृष्टिकोण और रचनात्मक क्षमताएं दांव पर लगा रहे होते हैं और अपने आप को अपने प्रति जवाबदेह बना रहे होते हैं। आपके प्लान या तो काम करते हैं या नहीं करते, या तो आपके पास अपने प्लान को एक्टिव करने की क्षमता है या नहीं है। किसी भी मामले में यह आपके प्लान और उसका पालन करने की आपकी क्षमता है, और इसलिए अगर चीजें काम नहीं करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना और दोष कहीं और मढ़ना मुश्किल है। जब तक एक ट्रेडर मार्केट के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है कि वह क्या करने जा रहा है और किन मार्केट कंडीशंस के तहत वह ऐसा करने जा रहा है, लेकिन अगर उसी समय वह एक्शन और अपॉर्चुनिटीज के प्रति बहुत अट्रैक्ट होता है, वह जानता है कि अस्तित्व मौजूद है, और यदि वह सीखने की प्रोसेस के प्रति अधीर भी है तो उसकी अधीरता और अट्रैक्शन उसे कुछ करने के लिए मजबूर कर देंगे, भले ही वह नहीं जानता हो कि उसे क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सामान्य ट्रेडर इस दुविधा का सामना कैसे करेगा? वह यह लॉजिक देते हुए लीडर को फॉलो करेगा कि हर कोई कुछ कर रहा है। इसके अलावा ये सभी लोग अपने हाथ लहराते हैं और चिल्लाते हैं। वे उसके जैसे डरे हुए और अनजान नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं
या कम से कम उससे ज्यादा वे जानते हैं। यदि वह वही करता है जो वे करते हैं या इससे भी बेहतर सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान करता है और वही करता है जो वह ट्रेडर करता है, तो वह भी पैसा कमा सकता है। इस तरह का लॉजिक एक हर्ड मेंटेलिटी बनाता है, जहां अधिकांश लोग डायरेक्शन की तलाश कर रहे हैं, यह मानते हुए कि बाकी सभी को कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो वे नहीं जानते हैं, अन्यथा वे कुछ भी क्यों कर रहे होंगे। एक ग्रुप में यह कलेक्टिव मेंटेलिटी बहुत वोलेटाइल होती है, जहां एक की ट्रेडर सीरीज रिएक्शन की एक एंडलेस सीरीज शुरू कर सकता है, जहां हर कोई हर किसी को रिफ्लेक्ट करता है, यह मानते हुए कि दूसरे व्यक्ति के पास वह करने के लिए कुछ लॉजिकल कारण होना चाहिए जो वह कर रहा है। मार्क कहते हैं कि वास्तव में वे भी यह वर्णन नहीं कर पाएंगे कि लीडर को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग फ्लोर पर क्या चल रहा है। इसे वास्तव में फॉलो द फॉलोअर के रूप में डिस्क्राइब करना बेहतर है, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर को यह नहीं पता होता है कि लीडर क्या कर रहा है या किसी भी समय लीडर कौन हो सकता है। इसलिए ग्रुप का बिहेवियर आगे और पीछे की गति की इन एंडलेस वेव की तरह है, जहां लीडर्स के निकटतम ट्रेडर्स के पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होगी सबसे अच्छी कीमत पर बैंड वैगन पर पहुंचे और अगले निकटतम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाए, और इसी तरह आप तब तक लाइन में लगे रहें जब तक आप कम से कम कुशल ट्रेडर तक नहीं पहुंच जाते जिसके पास बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। जब मार्केट में कोई लीडरशिप नहीं होती है तो कीमतें आमतौर पर एक छोटी सी बाउंड्री में आगे पीछे होती रहती है, जब तक कि कोई व्यक्ति जो यह जानता है कि वह क्या कर रहा है मार्केट में नहीं आता है। यदि ट्रेडिंग डे के दौरान या उसके एंडिंग में कीमतों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है तो सभी भीड़ अनुयायी किसी भी कारण या लॉजिक को खोजने के लिए एकजुट हो जाते हैं जो उनके बिहेवियर को समझा सकता है और इसे कुछ समझने योग्य संदर्भ में रख सकता है। मूलतः वे जो लेकर आते हैं वह उस दिन मार्केट के बिहेवियर के लिए एक सर्वसम्मत कारण होता है। हालांकि लीडर यानी वे ट्रेडर जो अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ठीक ठीक जानते हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया, किसी से बात करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते हैं और आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। सामान्य अनुयायियों की भीड़ खुद के बाहर कारणों को खोजने के लिए मजबूर महसूस करती है, क्योंकि ये कारण उनके अंदर मौजूद नहीं होते हैं और वे यह नहीं सोचते हैं कि वह लॉजिकल है और बेतरतीब ढंग से कार्य करते हैं। क्राउड फॉलोअर्स के लिए इस तरह के ट्रेड करना कई कार्य करता है। यह मार्केट के साथ उसके रिश्ते को मिस्टीरियस बनाए रखता है। अगर वह पैसा कमाता है तो उसने जरूर कुछ सही किया होगा। यदि वह पैसा खो देता है तो वह मार्केट को दोष दे सकता है, जो स्पष्ट रूप से ट्रेडर्स के बीच बहुत स्वीकार्य व्यवहार है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कलेक्टिव बिहेवियर में व्यक्ति की भूमिका की लॉजिकल या तार्किक व्याख्या बाद में यानी तथ्य के बाद ग्रुप की सर्वसम्मति की राय से तय की जाएगी। इस तरह वह लॉजिकल और जिम्मेदार होने का भ्रम बनाए रख सकता है, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह कई अन्य ट्रेडर्स के साथ भी हुआ। इसलिए कम से कम वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, जिससे प्रतिस्पर्धियों के बीच मित्रता की भावना पैदा होती है। ट्रेड की दुनिया के बाहर अधिकांश लोग सोचते हैं कि ट्रेडर कठोर व्यक्तिवादी होते हैं, जो उन्हें निर्णायक और दृढ़ रहने जैसे उद्यमशील प्रकारों की विशेषता से जोड़ते हैं। अधिकांश बाहरी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर के एक छोटे से ग्रुप को छोड़कर बाकी लोग एक ऐसे ग्रुप में आते हैं जिन्हें किसी भी समय इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं, या यह भी नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, बस वे तो कुछ कर रहे होते हैं। यदि आपने उनसे विशेष रूप से यह बताने के लिए कहा कि वे कैसे पैसा कमाते हैं या कैसे पैसे गंवाते हैं, तो वे आपको नहीं बता सकते। इसके अलावा एक ग्रुप के रूप में ट्रेडर अत्यधिक अनिर्णायक और अधीर होते हैं। यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्यों। यदि आप मानते हैं कि सामान्य कंडीशन में औसत ट्रेडर के दिमाग का स्ट्रक्चर अनियंत्रित आतंक से एक पायदान दूर है, ऑर्गेनाइज्ड होना और स्ट्रक्चर बनाना उन कई साइकोलॉजिकल समस्याओं का एक स्पष्ट समाधान है जो एक सामान्य ट्रेडर अपने ऊपर थोपता है, लेकिन यह उसे जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में
उस साइकोलॉजिकल बाउंड्री लाइन को पार करने के लिए भी मजबूर करेगा। ट्रेड का प्लान बनाने से पूरी तरह इनकार करने के अलावा अधिकांश ट्रेडर जो करते हैं और अपने कार्यों के रिजल्ट के बीच जितना संभव हो उतना साइकोलॉजिकल दूरी बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। मार्क ऐसे कई ट्रेडर्स को जानते हैं जो स्वयं बहुत अच्छा मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अन्य ट्रेडर्स की राय लेते हैं कि क्या करना है और फिर अपने स्वयं के ट्रेड के बजाय उन ट्रेड्स को लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यदि ट्रेड नहीं होता है तो वे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं और अक्सर अपने स्वयं के एनालिसिस पर टिके रहने से कहीं बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते। ऐसे कई फ्लोर ट्रेडर हैं जो एक दिन में सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड करते हैं। हालांकि उन्हें प्रत्येक ट्रेड को ट्रेडिंग कार्ड पर रिकॉर्ड करना होता है। वे अपनी शुद्ध ट्रेडिंग स्थिति का सटीक हिसाब नहीं रखते हैं, यह दावा करते हुए कि वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं या उन्होंने गलत जोड़ कर दिया है। एक दिन के एंडिंग में वे गहन चिंता के साथ अपने कार्ड गिनते हैं, उम्मीद करते हैं या किसी भी अदृश्य ताकत से प्रार्थना करते हैं कि वे फ्लैट हैं। जाहिर है, अगर वे इतने चिंतित थे तो उनकी समस्या का सरल समाधान केवल वॉल्यूम लेवल पर ट्रेड करना होगा, जहां वे हमेशा ट्रैक रख सकते हैं कि वे कहां हैं और यदि वे सही कैलकुलेशन तक ट्रेड को रोकने के लिए ट्रैक खो देते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वे अपनी स्थिति पर नजर रखेंगे तो आखिर में जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें ही लेनी होगी। क्या होगा यदि वे अनजाने में दिन के एंडिंग में शुद्ध लंबी स्थिति में पहुंच जाते हैं और अगली सुबह मार्केट कई टिक ऊपर खुलता है? इस प्रकार अदृश्य मार्केट शक्तियों ने इन ट्रेडर्स को विजयी स्थिति का आशीर्वाद दिया है। या इसके विपरीत, यदि मार्केट नीचे खुलता है तो वे हमेशा अपने बुरे भाग्य के लिए किसी न किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। हो सकता है कि उनकी भाग्यशाली टाई गलती से ड्राई क्लीनर्स को भेज दी गई हो, या एक्सचेंज के रास्ते में वे लगातार 3 लाल बत्तियों से टकराई हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलने का कोई भी कारण या बहाना चलेगा। ये कारण सबसे शानदार एकेडमिक शब्द जाल से लेकर सबसे अंधविश्वासी मान्यताओं तक हो सकते हैं, लेकिन संक्षेप में वे सभी असंतोषजनक परिणामों के लिए स्वयं के बाहर दोषारोपण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में आप अपने लिए जितने कम स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप उतने ही कम जवाबदेह होंगे, उतनी ही आसानी से आप घटनाओं के फोर्स में बह जाएंगे और अपने जीवन पर आपका कंट्रोल उतना ही कम होगा। हालांकि कम स्ट्रक्चर होने से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्य अज्ञात ताकतों पर शिफ्ट करने का लाभ मिलता है। यही कारण है कि इतने सारे ट्रेडर्स का अंधविश्वासों में इतना गहरा विश्वास है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों, इरादों, स्किल्स और रिजल्ट्स के बीच कोई संबंध बनाने से इनकार करता है, तो उसकी सफलता या विफलता को उस दिन बंधे बंधन जैसी किसी चीज से जोड़ना या अनजाने में कुछ इशारा करना और फिर खुद को उसमें ढूंढना बहुत आसान है। यानी खोने वाले ट्रेड और हाव भाव को एक नुकसान के साथ जोड़ना। डगलस के पास ट्रेडर्स के एक विशिष्ट अंधविश्वास को दर्शाने के लिए एक कहानी है। एक सुबह वे शिकागो एक्सचेंज में जेंट्स बाथरूम में गए और जैसे ही वे उपयोग में नहीं आने वाले एक यूरिनल के पास पहुंचे तो वे जिस यूरिनल का उपयोग करने वाले थे उसके बगल वाले यूरिनल का उपयोग करने वाले एक फ्लोर ट्रेडर ने अपना सिर घुमाया, उनकी ओर देखा और बहुत लॉजिकल स्वर में कहा, उसका उपयोग न करें, अब मेरा इंतजार कर सकते हैं, मैं 1 सेकंड में काम पूरा कर लूंगा। डगलस ने उस पर हैरानी भरी नजर डाली और फिर उसने यूरिनल के नीचे रखे एक पैसे की ओर इशारा किया। मार्क ने उस पर एक बार फिर हैरानी भरी नजर डाली, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उनसे क्या कहना चाह रहा था। जैसे ही वे पेनी के साथ यूरिनल का उपयोग करने के लिए आगे बढ़े, वह चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ मुड़ा और जितनी जल्दी हो सके मार्क से दूर चला गया। उस दिन बाद में मार्क ने अपने एक फ्लोर ट्रेडर कस्टमर को इस अनुभव के बारे में बताया और पूछा कि क्या उसे पता है कि क्या हो रहा था। उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि यह बहुत सामान्य ज्ञान है कि यूरिनल के नीचे पैसा एक अपशकुन है और निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद मार्क को आश्चर्य हुआ कि अगर वे पूरे एक्सचेंज को देखें और सभी यूरिनल्स में पैसे डाल दें तो क्या होगा। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे एक सामान्य ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए प्लान बनाने
और स्ट्रक्चर बनाने से इनकार करने के साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाता है, ताकि वह अपने रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच सके। और ऐसा करके वह खुद को भीड़ की सनक से इधर उधर फेंके जाने के अधीन कर रहा है। अपने अनियंत्रित आवेगों की दया पर खुद को जीत और हार की स्थिति में पा रहा है, न जाने क्यों या आगे क्या करना है। यह ट्रैप बेहद नकारात्मक है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से हानिकारक साइकोलॉजिकल स्थिति पैदा करता है, जिसे मार्क स्वैच्छिक जीत या स्वैच्छिक हार कहते हैं। यदि आप अपने और मार्केट के बिहेवियर को डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप यह नहीं सीख सकते कि अपनी जीत को कैसे दोहराया जाए या अपनी हार को कैसे रोका जाए। जब आप जीतते हैं तो यह बहुत आनंददायक होता है। यह इसे दोहराने की आवश्यकता पैदा करता है और आपको फिर से प्रयास करने के लिए मजबूर करता है। जब आप भीड़ का अनुसरण करते हैं या तकनीकी सिस्टम से न्यूज आइटम, टिप्स या अलग अलग संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, तो जीतने के अगले प्रयास की प्रत्याशा ऑटोमेटिक रूप से भय और चिंता पैदा करती है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट की कंडीशन या डिसीजन की प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिसने पिछली जीत हासिल की थी, और इसलिए आप खुद को अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते कि पिछली बार जीतने के लिए आपने क्या किया था, तो जाहिर तौर पर आप नहीं जानते होंगे कि इस बार हारने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इसका अंतिम रिजल्ट तीव्र चिंता, हताशा, भ्रम और भय है। आप कंट्रोल से बाहर महसूस करते हैं, शक्तिहीनता की भावना का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप आने वाली घटनाओं में बह जाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट आज आपके साथ क्या करने जा रहा है। इस बात पर विचार करें कि मार्केट ऐसे किसी भी ट्रेडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो सभी मार्केट कंडीशंस के तहत अपने सर्वोत्तम हित में उचित रूप से कार्य करने के लिए खुद पर पूरा भरोसा करता है। और इससे पहले कि लोग इस तरह से खुद पर भरोसा कर सकें, उन्हें पहले उन सभी कंडीशंस को डिफाइन करना होगा और उन्हें पहचानने में सक्षम होना होगा। जाहिर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक ऐसी चीज है जिसे करना बेहद मुश्किल है। हम ऐसे समाज में नहीं रहते हैं जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस की अत्यधिक डेवलप अवधारणा है, और परिणाम स्वरूप हम गलतियों के प्रति बहुत असहिष्णु बनना सीखते हैं। डगलस ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मूल रूप से बच्चों के रूप में सिखाया जाता है, और हम अपने बच्चों को उनके उपहास के माध्यम से सिखाते हैं कि गलतियां कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक व्यक्ति के रूप में किसी को कमजोर कर देती है। उपहास करने से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने की इच्छा नहीं बढ़ती है, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो सामान्य माता पिता गैर जिम्मेदार होने के लिए बच्चे की आलोचना करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक कार्य है। आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की इस डिग्री को इस बात से नाप सकते हैं कि जब आप गलती करते हैं तो आप अपने बारे में कितना सकारात्मक या नकारात्मक सोचते हैं। जितना अधिक आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने की आपकी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, ताकि आप अपने कठोर विचारों के दर्द से बच सकें, जिससे गलतियां करने का डर पैदा हो। हालांकि आपके पास अपने लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस की डिग्री जितनी अधिक होगी, आपके विचार उतने ही अधिक सकारात्मक होंगे, और आप डर पैदा करने के बजाय अनुभव से उतने ही अधिक इनसाइट्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप जितना अधिक आत्मस्वीकार्य होंगे, सीखना उतना ही आसान होगा, क्योंकि आप कुछ इन्फॉर्मेशन से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मार्क बच्चों को यह सिखाने के लिए किसी राष्ट्रीय विशेषाधिकार के बारे में नहीं जानते हैं कि वे अपने जीवन में वयस्कों द्वारा समझी जाने वाली कमियों के बावजूद खुद को कैसे स्वीकार करें। यदि लोगों में अपने कार्यों के रिजल्ट के बारे में अधिक स्वीकार्य रवैया होता, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने की आवश्यकता नहीं होती। सक्सेसफुल होने के लिए एक ट्रेडर के रूप में मार्केट आपको पूरी तरह से नए तरीकों से जिम्मेदार होने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं और फिर आपके लिए कुछ करने के लिए मार्केट पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको पैसे देना। मार्केट एक तरल, हमेशा बदलती रहने वाली घटना है, जहां किसी भी क्षण कोई अन्य ट्रेडर इतनी ताकत के साथ जंप करने का निर्णय ले सकता है कि भाग लेने वाले अन्य ट्रेडर्स की अपेक्षाओं को इस हद तक बदल दे कि वे अपनी स्थिति उलट दें और इसके परिणाम स्वरूप क्षमता को पूरी तरह से नकार दें। आपको विश्वास था कि यह कुछ समय पहले अस्तित्व में था जब आपने अपना ट्रेड शुरू किया था। हमारे रोजमर्रा के जीवन में
वस्तुएं बहुत स्थिर होती हैं और दिन प्रतिदिन की घटनाएं उस रेट और फ्रीक्वेंसी के आसपास भी नहीं बदलती है जिस रेट से मार्केट के माहौल में स्थितियां बदलती है। मार्केट के माहौल की प्रकृति के रिलेटिव हम सभी यह पूरी तरह से मान लेते हैं कि जिन इमारतों, पेड़ों, ट्रैफिक लाइटों और सड़कों को हम सभी जानते हैं वे पूरी तरह से स्थिर हैं और एक क्षण से दूसरे क्षण तक वहीं रहेंगी। आप आज सुबह अपने सामने वाले दरवाजे से बाहर नहीं निकले और आपको पता चला कि जिस सड़क पर आप रहते हैं वह वैसी नहीं दिखती जैसे पिछली शाम को थी जब आप अपने घर के अंदर गए थे। यदि ऑफिस या आपके रोजगार के स्थान पर पहुंचना पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दर्शाता है तो आप इसे पूरी तरह से मान लेंगे कि परिचित तरीकों से वहां पहुंचना संभव होगा। हालांकि मार्केट्स में मौजूद पैसे की तुलना में पैसा कमाने के एक संभावित अपॉर्चुनिटी के रूप में क्या होगा यदि स्थान पल पल के आधार पर बदल जाए? क्या होगा यदि सड़कें भी एक दूसरे के संबंध में अपना स्थान बदल लें? और इसके अलावा क्या अगर किसी को इसकी परवाह नहीं होगी कि आपको कभी वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल गया तो आप अकेले ही पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाएंगे कि आप कहां पहुंचेंगे? इसका मतलब यह है कि मार्केट के माहौल में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आपको खुद को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप ट्रेड करना कैसे सीख सकते हैं? यदि आप अपने आप को अपने बाहर और अपने अंदर की ताकतों द्वारा किसी ऐसी चीज में घुसने या उससे बाहर निकलने की अनुमति देते हैं जिसे आप पहचान नहीं सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट का बिहेवियर मिस्टीरियस लगेगा, क्योंकि आपका अपना बिहेवियर मिस्टीरियस है। आप लगातार भ्रम, चिंता और भय की स्थिति में रहेंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जो अंधविश्वास को जन्म देती है। स्वयं को समझना मार्केट को समझने का पर्याय है, क्योंकि एक ट्रेडर के रूप में आप उस कलेक्टिव फोर्स का हिस्सा हैं जो कीमतों को आगे बढ़ाती है। आप ग्रुप के बिहेवियर की गतिशीलता को इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं कि ग्रुप से उनके बिहेवियर के परिणाम स्वरूप पैसा निकाल सकें? यदि आप उन आंतरिक शक्तियों को नहीं समझते हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, जब आप उन आंतरिक शक्तियों को समझते हैं जो आपके बिहेवियर को प्रभावित करती है और आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप यह समझना शुरू कर देंगे कि ग्रुप में शामिल अन्य ट्रेडर कैसे और क्यों ऐसा बिहेव करते हैं जो वे अक्सर करते हैं। जब आप अपने आप पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लेते हैं तब आप देख सकते हैं कि अन्य ट्रेडर्स का उनके साथ क्या होता है। उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। घास के पत्तों की तरह सभी प्रचलित हवा के बल से झुकते हैं और लगातार उन पर कदम रखा जाता है। आप इसे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप ग्रुप की मेंटेलिटी से परे डेवलप होकर स्वयं घास का एक तिनका नहीं बन जाते। तब ग्रुप के बिहेवियर को समझना, यह अनुमान लगाना कि वे आगे क्या करेंगे और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से इसका लाभ उठाना बहुत आसान हो जाता है। आप ग्रुप को निश्चित रूप से स्वयं को समझने से अधिक किसी सीमा तक नहीं समझ पाएंगे। स्वयं को जवाबदेह बनाने के लिए डेफिनेशन और रूल्स बनाना स्थायी सफलता की राह पर पहला कदम है। आप उनकी आवश्यकता को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें स्थापित कर सकते हैं, लेकिन तब आपको निराशा होगी कि उनका पालन करना बेहद कठिन है। इस बुक के पार्ट 3 में हम परस्पर क्रिया करने वाली मेंटल फोर्स की जांच करेंगे जो आपके अपने रूल्स को फॉलो करना कठिन बना देती है। तो अभी हमने बुक के चैप्टर 6 में जाना कि मार्क ने मार्केट को अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्यों कहा है। हम अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 7 में जानेंगे कि मार्केट एनवायरनमेंट में रीजन इररिलेवेंट क्यों है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।